हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यू विद करिश्मा एंड आज हम करने जा रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 2। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि कभी आपने सोचा है कि अगर एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं लेकिन असल में ज़रूरत सिर्फ 2 लोगों की है, तो बाकी 3 वहाँ क्या कर रहे हैं एंड वो बाकी 3 इस एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों काम कर रहे हैं। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर दूंगी एंड आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो अगर आप रेडी हो तो कमेंट करो आई एम रेडी एंड चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या होता है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। थर्ड इज अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड एंड सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कि जो टर्शरी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडिया में। वहीं पर अगर हम बात करें तो ऐसा हमारा प्राइमरी सेक्टर वो ऐसा सिमिलर शिफ्ट क्यों नहीं कर रहा है इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इट इज बिकॉज नॉट इनफ जॉब वर्क क्रिएटेड इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। यानी कि जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं ना, उनके पास कोई और चारा ही नहीं है, या फिर हम बोले कि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इनफ जॉब्स है ही नहीं। दूसरी अगर हम बात करें तो मोर देन द हाफ ऑफ द वर्कर्स इन कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर मेनली इन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द जीडीपी। यानी कि हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारी कंट्री की बात करें तो मोर देन हाफ वर्कर्स जो है वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो सिर्फ 1/6 ऑफ द जीडीपी प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं पर अगर हम कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो हमारा जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है इट प्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वेयर एल्स द एम्प्लॉय लेस अबाउट हाफ द पीपल। यानी कि हमारा जो सेकेंडरी और टर्शरी है वो एज कंपेयर टू प्राइमरी सेक्टर उसके पास कम एम्प्लॉयमेंट है, कम वर्कर्स हैं, बट उसके बाद भी वो रेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन यही दोनों सेक्टर्स कर रहे हैं। यानी कि इट मीन्स दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज नेसेसरी। यानी कि जब हम बात करें एग्रीकल्चर में तो एग्रीकल्चर में जितने लोग होने चाहिए उससे ज़्यादा लोग वहाँ काम कर रहे हैं। Even if we move few people out, production will not be affected. In other words, worker in the agriculture sector are underemployed. यानी कि अगर हम बात करें, जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं और हम 2 को निकाल भी देना तो 3 लोग जो काम कर रहे हैं ना, उनके प्रोडक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो अंडर एम्प्लॉयड है, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में है। अब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, अब हम वो समझते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें उसका मतलब होता है कि आप किसी जॉब के बिना हो, विदाउट अ जॉब का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और जब हम बोलते हैं अंडर का मतलब होता है, आप याद कर लीजिए, कम से। यानी कि आपके पास जो जॉब है डज नॉट यूज़ एन एम्प्लॉयज़ फुल कैपेसिटी, यानी कि वो एम्प्लॉय की फुल कैपेसिटी को यूज़ नहीं करता है। देखिए अब आपके पास कोई जॉब नहीं है तो उसका कोई टाइप भी नहीं हो सकता, एक तरीके से आप क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, करेक्ट। बट जब हम अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, काम कर रहे हैं बट आपकी जो फुल कैपेसिटी है उसको यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो उसमें हमारे 2 तरीके आते हैं। एक तो होता है हमारा विजिबल और एक होता है अनविजिबल। यानी कि एक होता है हमारा, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एक होता है आपका सीजनल और एक होता है आपका डिसगाइज्ड, ठीक है। अब इन दोनों को हम समझेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम तीसरी बात करें तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अनएम्प्लॉयमेंट का कॉज क्या होता है, द मेन कॉज आर राइजेस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ड्रॉप इन एग्रीगेट डिमांड एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कब आती है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एग्रीगेट डिमांड आ जाता है, उसमें ड्रॉप आ जाता है एग्रीगेट डिमांड में, या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज होता है। बट वहीं पर जब हम अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो वो क्यों आता है, कॉज बाय द डिस्पैरिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड द करस्पॉन्डिंग स्किल अवेलेबिलिटी। यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट आपकी उस कैपेसिटी को कब यूज़ किया जाता है, जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट की जो डिस्पैरिटी हो और उसी के साथ साथ आप जो है आपके पास वो स्किल्स ही ना हो। तो उसके बाद हमें लक्ष्मी का एग्जांपल दिया गया जिसके पास 2 हेक्टेयर की ज़मीन है, जिस ज़मीन में वो क्रॉप्स को उगाती है और वो सिर्फ और सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट है। उसके फैमिली में 5 मेंबर्स रहते हैं और वो 5 मेंबर इस 2 हेक्टेयर की ज़मीन पे फार्मिंग में उसकी हेल्प करते हैं। तो यानी कि उस 2 हेक्टेयर में वो सिर्फ 2 लोग या 1 लोग काम कर सकते थे, बट उसके बावजूद भी वहाँ 5 लोग काम कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट का हो गया। और वो सारे लोग कहीं और काम क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज दे हैव नो वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क, क्योंकि उनके पास कोई और जगह है ही नहीं काम करने के लिए।
लिए, तो उसकी वजह से वो सारे फैमिली मेम्बर्स यहीं पर काम करते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिस सिचुएशन इज ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल आर वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। और इसी अंडर एम्प्लॉयमेंट के टाइप को हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन who does not have a job and is clearly visible as unemployment. Hence underemployment is also called disguised unemployment. यानी कि ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पर कि हमें एकदम विजिबल हो रहा है कि उस व्यक्ति के पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, उसके पास कोई जॉब नहीं है एंड देन वो किसी और काम को कर रहा है, ठीक है, यानी कि वहाँ उसका फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं हो पा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और इसी अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इस अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलिए अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को समझते हैं। जब हम बात डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की करते हैं तो इसमें हमें ऐसा लगता है कि पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट एक्चुअली नॉट एम्प्लॉयड, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि वो जो इंसान है वो एम्प्लॉयड है बट एक्चुअली में वो होता नहीं है। और ये मोस्टली बहुत ज़्यादा कॉमन है एग्रीकल्चर में। हमें ऐसा लगता है कि सब बिजी हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी उस एरिया की बढ़ती ही नहीं है, और उसी को ही हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कांता का ले सकते हैं। कांता और उसकी फैमिली एक ही खेत में मिलके काम करती है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 लोग भी काम करें तो वो भी काफ़ी है। वहीं पर जब हम सीजनल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इट इज़ अ सिचुएशन इन विच पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। यानी कि हम एक ऐसे सिचुएशन को कहते हैं जहाँ पर पूरे साल में कुछ ऐसे मंथ होते हैं जहाँ पर जॉब्स पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये भी हमें सीजनल जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं ये भी एग्रीकल्चर में हमें ज़्यादा दिखते हैं। जैसे कि जो एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं वो काम ज़्यादातर कहाँ किस टाइम पे फाइंड करते हैं, जो हमारा सोइंग और हार्वेस्टिंग होता है, उसके अलावा वो फाइंड आउट नहीं कर पाते। और अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि जब दिवाली या फिर जब फेस्टिवल वाला सीज़न आता है हमारा, तब उस टाइम पे जो ड्रेसेस होती हैं या फिर जो हमारे पटाखे होते हैं, क्रैकर्स होते हैं, इनका जो वर्कर्स होते हैं उनका जो एम्प्लॉयमेंट रेट होता है वो ज़्यादा होता है। बट वहीं पर जब ये हमारे फेस्टिवल्स एंड ऑल चले जाते हैं तो उसके बाद वो कुछ और काम करते हैं, करेक्ट। तो वो क्या हो गया हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। से हमें पता चलता है कि देयर आर लैक ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया, कि लक्ष्मी जैसे काफ़ी लैक्स में फार्मर्स हैं जो कि जैसे लक्ष्मी सफ़र करिए वो भी सफ़र कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट इवन इफ़ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड दैम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र। द इनकम ऑफ पीपल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम। अब इसका मतलब एकदम सिंपल है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि वहाँ पर बेफालतू के लोग हैं, उनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, उसके बाद भी वो वहाँ काम करें। तो अगर हम उन लोगों को दूसरे सेक्टर में यानी कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में काम दे देंगे तो उसके बाद वो हमारे जीडीपी में, हमारा जीडीपी होता है उसकी ग्रोथ में वो और हेल्प कर पाएंगे, राइट। और उसी के साथ साथ जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है ना, उसका जो प्रपोर्शन है वो भी ठीक आ जाएगा। वरना पहले क्या हो रहा था, प्राइमरी सेक्टर में तो वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं दे रहा है। तो अगर हम उन वर्कर्स को कहीं और काम करवाने लग जाएंगे या फिर उनको किसी और सेक्टर में मिल जाएगा तो एटलीस्ट हमारा प्रपोर्शन तो ठीक हो जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की, जो कि अर्बन एरियाज़ में हो रही है। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि 1000 ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट। जो हमारे हज़ारों कैजुअल वर्कर्स है सर्विस सेक्टर में, वो डेली एम्प्लॉयमेंट सर्च कर रहे हैं। दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर पर्सन एंड अदर्स डूइंग ऑड जॉब्स। मैनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे। और ये कैजुअल वर्कर्स है कौन, ये लोग पेंटर्स हैं, प्लम्बर्स है, रिपेयर पर्सन है और कोई और सी जॉब कर रहे हैं। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि इनको डेली डे में कोई काम भी नहीं मिलता है। Similarly, we see other peoples of the service sector on the street pushing a cart or selling. और ऐसे ही हम सर्विस सेक्टर के और लोगों को भी देखते हैं जो कि स्ट्रीट में उन्होंने खुद की कार्ट लगाई होती है या फिर वो कोई सामान बेच रहे होते हैं। समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटल। वो पूरा दिन भर अपना काम करते रहते हैं बट उसके बाद भी उनको बहुत छोटी अमाउंट वो अर्न कर पाते हैं। एंड दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी बेटर अपॉर्चुनिटीज़। और उनको ये काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स इन इंडियन इकोनॉमी की। सबसे पहला ना, होल ऑफ द टर्शरी सेक्टर इज ग्रोइंग। इसका मतलब ये है कि टर्शरी सेक्टर पूरा ग्रो नहीं हो रहा है। उसमें भी हमने बात करी थी कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक हाई पिंग जॉब्स होती हैं और एक लो पिंग जॉब्स होती हैं। जो हाई पिंग जॉब्स है वो तो अच्छा कर रहे हैं जो वहाँ पे लोग काम करते हैं, बट वहीं पर जो लो पिंग जॉब्स हैं वो इतना अच्छा नहीं कर पाते। दूसरा पॉइंट है जीडीपी शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज नॉट अप टू द मार्क एज पर द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन इट। यानी कि प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसका जो जीडीपी का शेयर है ना वो उतना अच्छा नहीं है अगर हम उसको कंपेयर करें नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन इट। यानी कि जितने
जितने ज़्यादा लोग उसमें एम्प्लॉयड है उतना अच्छा उसका जीडीपी का शेयर नहीं है। तीसरा है सीजनल एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़, यानी कि अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ की तो उसमें सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। चौथा है अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। अब ये वाला जो पॉइंट है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, वहाँ पर आपको ये वाला पॉइंट और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अब हमने देखा कि हमारे देश में अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, बट अब हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम और एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, अब हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए अब हम जानते हैं क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट कि हम कैसे और एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करें। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स और कैनल्स टू इरिगेट फार्म्स कैन जनरेट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि अगर हम डैम्स और कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन करें ताकि जो वहाँ के फार्मर्स हैं वो अपने फार्म्स को इरिगेट कर सकें, तो वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही। क्योंकि सबसे पहले तो जब आप डैम्स वगैरह बनवाओगे तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि उसी गाँव के लोगों को या वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको इस काम में लगा दो, है ना, और उसी के साथ साथ जब वो डैम बन जाए तो वो उस गांव में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इरिगेशन फैसिलिटी में। तो ये वाला यहाँ पर हमें पॉइंट समझाया गया। उसके बाद गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स और कंस्ट्रक्टिंग बेटर रूरल रोड्स कैन प्रोड्यूस प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू नॉट जस्ट फार्मर्स बट ऑल्सो अदर सच एज दूज एंड सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड। हम यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमारा है वो दोनों के दोनों टर्शरी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, जिसमें एग्जाम्पल दिया था टमाटर का। मान लीजिए कि आपके पास टमाटर का प्रोडक्शन आप करते हैं एंड अब आपको वो किसी और सिटी में भेजना है, बट आपके जो गांव की जो रोड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं पाता। तो अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे ट्रांसपोर्टेशन में या फिर कोई वो स्टोरेज बना दे क्रॉप्स के लिए ताकि वो ख़राब ना हो, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी फार्मर्स को और उनको ग्रो करने के लिए भी उत्साहेंगे और वो और ग्रो होंगे। उसी के साथ थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला है लोकल बैंक शुड प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट टू द फार्मर्स फॉर फार्मिंग टू इम्प्रूव दियर प्रोडक्शन। अब देखिए जो एग्रीकल्चर के जो मोस्टली फार्मर्स होते हैं उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो अगर जो बैंक वगैरह हैं अगर वो उनको क्रेडिट या चीप क्रेडिट दे दें, उनको सस्ते में लोन दे दें, तो उससे क्या होगा कि वो अपने के लिए जो बीज वगैरह हैं वो तो खरीद सकते हैं, और चलिए अगर वो ये चीज़ खरीद सकते हैं तो अगर उनको लोन मिलेगा तो उससे वो अपने बच्चों के एजुकेशन पे उसको लगा सकते हैं। करेक्ट, तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है आइडेंटिफाइंग, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज वेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड। अब सेमी रूरल एरियाज़ का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो ना कि ज़्यादा शहर है और ना ही ज़्यादा गांव वाला है, मतलब वो मिक्स है विलेज और सिटीज़ का, ठीक है, उनको हम सेमी रूरल एरियाज़ कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम प्रमोट कर सकते हैं या फिर हम इंडस्ट्रीज़ को लोकेट कर सकते हैं ताकि यहाँ पर क्या हो, लार्ज नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉय हो सके। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का अगर हम एग्जाम्पल है तो महाराष्ट्र में जो हमें ब्लैक सॉइल मिलती है, करेक्ट, तो ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा क्या हमारा प्रोड्यूस होता है, कॉटन। तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हमारी खुद की कॉटन की एक यूनिट खोल सकते हैं, वहाँ पर जो सेमी रूरल एरिया है वहाँ के लोगों को हम ले सकते हैं वहाँ पर काम करने के लिए एज अ वर्कर। तो वहाँ पर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हो जाएंगे एम्प्लॉयड हो जाएंगे। करेक्ट। उसके बाद हमें बोला है opening a cold storage could given an opportunity for farmers to store their products like potatoes and onions and sell them when the price is good। यानी कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज को ओपन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी फार्मर्स को कि जैसे प्याज हो गए या फिर आलू हो गए, उनको उन्होंने स्टोर कर लिया और जब उनके प्राइस थोड़े बढ़ गए, जब उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई, तब उसे बेच सकते हैं। एम्फेसिस ऑन एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग सेंटर, और ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर पे जोर दिया जाए, उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए, जैसे कि फ्री एजुकेशन सिस्टम करना, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाना, या फिर आप कर सकते हो कि उनको स्किल सेट सिखाना, ताकि अगर वो लोग एग्रीकल्चर में काम नहीं करना चाहते, तो प्राइम काम नहीं करना चाहते, तो एटलीस्ट वो सेकेंडरी और टर्शरी में जाकर अपने स्किल्स से वहाँ पर वो काम कर सकते हैं। करते हैं डिड यू नो की। डिड यू नो में कहा गया है कि अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें 60% जो पॉपुलेशन है उसकी एज 5 से 29 ईयर्स के बीच में आती है, और उसी पॉपुलेशन में 60 पॉपुलेशन में सिर्फ 51% हैं जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट जाते हैं, जो बाकी के रेस्ट हैं या तो वो 18 ईयर से छोटे हैं या फिर वो चाइल्ड लेबर का काम करते हैं। तो इसी एजुकेशन को जानने के लिए कि कितने बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कितने वहाँ पे टीचर एंड स्टाफ स्कूल में, उसके लिए नीति आयोग बनाया गया। इस नीति आयोग को पहले प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। नीति आयोग की फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग ने एस्टिमेट करा है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर की बात करें ना, तो उसमें हम 20 लाख जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ एक एजुकेशन सेक्टर पर।
अगर हम पढ़े तो एवरी स्टेट और रीजन हैज़ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया. इट कुड बी टूरिज्म और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर लाइक IT. अब जैसे कि हमारी पांचों उंगलियां इक्वल नहीं होती हैं, वैसे ही अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में ना हर एक स्टेट की ना खुद की कुछ खूबसूरती है. ठीक है, तो अगर हम उन पे काम करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रेदर दैन हम हमारी पूरी होल कंट्री में काम करें. तो ऐसे हम छोटे छोटे स्टेट्स में जो उनकी ब्यूटी है, अगर हम उसे इनहेंस करें और उसको हम यूज़ करें. फॉर सपोज़ अगर हम गुजरात राजस्थान में जो हैंडीक्राफ्ट मिलते हैं उनको हम यूज़ करें. जो हमारे नॉर्थ एरियाज़ हैं वहाँ पे जो उनके शॉल हो गया हमारा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं. तो अगर हम इनका यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो हमें हेल्प करेगा ग्रोथ के लिए. सम ऑफ पढ़ते हैं, सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ना ऐसे सेंट्रल और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उन दोनों को एक साथ काम करना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि स्टेट अपनी मनमानी कर रहा है, सेंट्रल अपनी चला रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि द सेम स्टडी बाय प्लानिंग कमीशन सेज दैट इफ टूरिज्म एज अ सेक्टर इज इम्प्रूव्ड एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर 35 लाख पीपल. यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन ने अपनी एक स्टडी करी जिनमें उनको पता चला कि अगर हम टूरिज़्म में और ज़्यादा ध्यान दें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें तो हमारा जो यहाँ पर टूरिज़्म से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है दैट वुड बी मोर देन 35 लाख. अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे ना ऐसे ही करके एक हमारे रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ये देखा कि भाई यहाँ पर हमारे देश में ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बहुत ज़्यादा नीड है, तो उसके लिए उन्होंने एक लॉ को इम्प्लीमेंट करा जिसका नाम था राइट टू वर्क. और वो उन्होंने 625 डिस्ट्रिक्ट, जो इंडिया में 625 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, उनमें इसको इम्प्लीमेंट करा था. अगर हम मनरेगा की बात करें, अब इसका नाम चेंज हो गया है. अंडर मनरेगा 2005 all those are able to and are in need of work in rural areas are granted 100 days of employment in a year by the government. यानी कि मनरेगा में उन्होंने क्या बोला था कि अगर आप काबिल हो और आपको काम की ज़रूरत है या फिर आप काम कर सकते हैं, रूरल एरिया के हो, आप वर्किंग रूरल एरिया और रूरल एरिया में काम करने चाहते हो, तो गवर्नमेंट जो है आपको क्या देती है, गारंटी देती है कि वो आपको 100 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट देगी हर एक साल. If the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances to the people. और यदि अगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेल हो जाती है कि वो कोई रोज़गार की, कोई एम्प्लॉयमेंट की कोई जॉब या नहीं दे पाती है, ड्यूटी नहीं दे पाती है, तब वो अलाउंसेस देगी लोगों को. द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड हेल्प इन फ्यूचर हेल्प इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन अंडर द एक्ट. चलिए अब हम जल्दी से डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड को पढ़ते हैं. तो सबसे पहले तो हमने डिवीजन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ जॉब, और अब हम पढ़ने वाले हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन. वो दो बेसिस पे होती है, एक होती है हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होती है हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर. जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की तो उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कांता का. कांता में उन्होंने हमें बताया है कि कांता एक औरत है. कांता जो है वो एक ऑफिस में काम करती है. शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM. शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. यानी कि कांता एक ऑफिस में काम करती है जहाँ पर वो 9:30 सुबह के 9:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक काम करती है और उसको हर महीने के एंड में उसको उसकी सैलरी मिलती है. इन एडिशन टू द सैलरी शी इज ऑल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट. और सैलरी तो मिलती है बट उसके साथ उसे एडिशनल प्रोविडेंट फंड भी मिलता है. शी ऑल्सो गेट मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस. और इन प्रोविडेंट फंड तो मिलता ही है बट उसी के साथ मेडिकल के भी और जो बाकी अलाउंसेस होते हैं वो भी मिलते हैं. कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडेज, और वो संडेज में ऑफिस नहीं जाती है. दिस इज़ अ पेड हॉलीडे, यानी कि अगर वो उस दिन काम करने नहीं जा रही है उसके बाद भी उसको उस डे के पैसे मिलते हैं, यानी कि वो पेड हॉलीडे है. व्हेन शी जॉइन वर्क शी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टार्टिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क. एंड जब वो काम कोई भी ज्वाइन करती है तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है जिसमें कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं. तो जब हमारा कोई भी स्ट्रक्चर वे में हमारा कोई भी सेक्टर या फिर हमारी कोई जॉब होती है ना, तो उस स्ट्रक्चर जॉब को हम किस में बोलते हैं, कौन से सेक्टर में बोलते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में. वहीं पर हम एक दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो कि कमल का दे रखा है. कमल इज कांताज नेबर. कांता का नेबर कमल है. ही इज अ डेली वेज लेबर इन अ नियर बाय ग्रोसरी शॉप. ही गोज टू द शॉप एट 7:30 in the morning and work till 8 PM. In the evening he gets no other allowances apart from his wages. He is not paid for the days he does not work. He
has therefore no leave or paid holidays, nor was he given any formal letter saying that he has been employed in this job. He can be asked to leave anytime by his employers. अब यहाँ पे मतलब समझते हैं, इन्होंने हमें बताया कि कांता का जो नेबर है वो कमल है, और कमल जो है वो एक डेली वेज लेबर है, यानी कि उसको ना डेली वेजेस मिलते हैं, यानी कि जिस दिन वो काम करने जाता है उस दिन के उसको पैसे मिलते हैं। वो सुबह 7:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम करता है, उसको कोई भी जितनी उसको वेजेस मिलते हैं ना, उसके अलावा उसको और कोई अलाउंसेस नहीं मिलते, ना उसकी कोई पेड छुट्टी होती है। जैसे कांता की थी कि उसको संडे की जो उसकी पेड छुट्टी हुआ करती थी उसको नहीं मिलती है, ठीक है, उसकी कोई लीव नहीं होती है, और ना ही उसको कोई ना फॉर्मल लेटर दिया गया है कि वो उस शॉप के लिए एम्प्लॉयड है, और कभी भी उसका जो एम्प्लॉयर है वो उसको उस जगह से निकाल सकता है, या उसको बोलते हैं आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर्स, और यानी कि वो उसको उसका एम्प्लॉयर जो उसका बॉस है जिसकी वो शॉप है उसको कभी भी निकाल सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अनस्ट्रक्चर फॉर्म है, तो उसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बोलते हैं। अब यहाँ पर ना दोनों का डिफरेंस समझने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे समझो कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है, और वहीं पर जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। यानी कि अगर कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो उसमें क्या होगा, वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होगी, ठीक है, और वहीं पर जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होती है। ऑर्गेनाइज में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अनऑर्गेनाइज में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको फिक्स्ड वर्किंग आवर मिलते हैं, ठीक है, और अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो तो उसके भी पैसे मिलते हैं, बट वहीं पर अनऑर्गेनाइज में कोई भी आपके वर्किंग आवर्स नहीं होते, और अगर आप कोई ओवर टाइम काम भी कर रहे हो तो उसके लिए भी वो आपको पैसे नहीं देते। उसके बाद ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, बट वहीं पर अनऑर्गेनाइज में नहीं, ऑर्गेनाइज में आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है, बट अनऑर्गेनाइज में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको प्रोविजन मिलता है कि आपकी पेड हॉलीडेज होती है, प्रोविडेंट फंड्स मिलते हैं, मेडिकल के लिए आपको मिलता है, बट अनऑर्गेनाइज में आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी जो वेजेस होते हैं वो दे दी जाते हैं, उसके अलावा आपको ना पेड हॉलीडे मिलती है, ना आपको प्रोविडेंट फंड मिलता है, ना मेडिकल के लिए कुछ मिलता है। वहीं पर अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें ऑर्गेनाइज का, तो ऑर्गेनाइज में इन्होंने एग्जाम्पल लिखा है। ऑर्गेनाइज का एग्जाम्पल देखिए तो वर्कर इन अ लार्ज फैक्ट्री, क्लर्क इन ऑफिस, डॉक्टर इन हॉस्पिटल, और वहीं पर अनऑर्गेनाइज का देखें अ डेली वेज लेबर, वर्कर, हेल्पर इन अ शॉप, या फिर आप ऑर्गेनाइज्ड में आप कांता का लिख सकते हैं एंड अनऑर्गेनाइज्ड में आप कमल का बोल सकते हैं। सो अभी जो है हमने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ा, और उसमें हमें ये समझ में आया कि कोई भी इंसान हो वो हमेशा ये चाहेगा कि उसको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब मिले, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो सबसे बेस्ट फीचर है वो ये है कि वो आपको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बट अनफॉर्चुनेटली हर किसी को वो जॉब सिक्योरिटी वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब नहीं मिल पाती है। सो आपने देखा होगा कि जो लोग रेडी वगैरह लगाते हैं वो सब वहाँ पर काम करें, या फिर किसी टायर पंचर की दुकान में जो लोग काम करें, दे आर डूइंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो कभी कभार कुछ ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं, फिर ऐसा प्रोडक्शन होता है जिनका ना सीजन वाइज बेस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जिनका फायर क्रैकर का है, तो जो हमारा दिवाली वाला सीज़न आता है इस टाइम पे उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो वो वहाँ पर उनको ज़्यादा एम्प्लॉयर्स चाहिए होते हैं, बट वहीं पर जब ये वाला सीज़न चला जाता है तो उसके बाद उनको ले ऑफ कर दिया जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो करें बेसिकली रूरल और अर्बन की, तो रूरल में तो हमारे जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं वो आते हैं, और अगर हम अर्बन की बात करें तो अर्बन में जो लो वेजेस सैलरी वाले जो लोग हैं वो आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानते हैं कि कैसे करके हम यहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रीज़न है जिसकी वजह से जो मोस्टली लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जानना है कि हमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब दिलवानी है, तो पहले ये देखना पड़ेगा ना कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या जॉब्स अवेलेबल भी हैं, क्या वहाँ पर लोग काम कर सकते हैं। एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड many organized sector enterprises in the unorganized sector, very slow expansion of employment opportunities in organized sector। यहाँ पर वही बात बोली हुई है कि हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना उसमें जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसका जो एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। उसी के साथ साथ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है ना वो भी जो हैं जो उनका काम होता है या फिर वो जैसे काम करवाती हैं वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ही तरह होता है। इवन और जो हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होती हैं उनमें भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, फेयर वेजेस नहीं मिलते हैं, ठीक है, सैलरी इनरेगुलर होती है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, तो ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी हो रही होती हैं। सिंस द 1990s इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर लूजिंग देयर जॉब्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। एंड 1990s से देखा गया है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयर्स है उन्होंने अपनी जॉब खोई है। एंड अभी का हम एग्जाम्पल लें तो वी नो कि अब टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। AI का आपने सुना होगा कि नाउ AI इज़ टेकिंग ओवर द
जॉब्स, करेक्ट। तो दीज वर्कर आर फोर्स टू टेक अप द जॉब्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर विद लो अर्निंग्स। एंड इसी टेक्नोलॉजी और इसी इंप्रूवमेंट की वजह से जो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, फिर उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है। हैंस बिसाइड द नीड फॉर मोर वर्क देयर इज ऑल्सो नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। चलिए, वो अपना काम तो कर रहे हैं, उनको हमें काम तो देना ही है, बट उसी के साथ साथ हमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन और सपोर्ट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। वट आर द, हमने बोला कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन की नीड है। तो हम अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, एक्सपोज्ड वर्कर फोर्स इन रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें तो 3 है वो: लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड शॉप क्रॉपर्स एंड आर्टिशंस। वहीं पर अगर हम बात करें, नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। यानी कि अगर हम रूरल हाउस होल्ड की बात करें तो उसमें 80% लोग जो हैं वो स्मॉल ऑफ मार्जिनल फार्मर कैटेगरी में आते हैं। फार्मर्स कैन बी सपोर्टेड बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर डिलीवरिंग ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स, क्रेडिट, स्टोरेज एंड मार्केट आउटलेट्स। और अगर हमें फार्मर्स को हेल्प करना है तो हम उनको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? उनको डिलीवरी ऑफ सीड्स प्रोवाइड कर दें, हम उनको एग्रीकल्चर के इनपुट्स, क्रेडिट और जो स्टोरेज है कि वो अपना प्रोडक्शन गुड्स का वहाँ पर स्टोर कर सकें, ये सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब वहाँ पर हमने अभी बात करी थी रूरल एरियाज़ की कि रूरल एरियाज़ में कैसा है। अब हम बात करते हैं कि एक्सपोज्ड वर्कफोर्स इन अर्बन एरियाज़ के, अर्बन एरियाज़ में क्या दिक्कत आ रही है, किन लोगों को दिक्कत आ रही है। सबसे पहले तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के वर्कर्स हैं उनको, स्ट्रीट वेंडर्स, हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, रैक पिकर, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये कुछ हमने यहाँ पर लोगों को बता रखा है कि जो इस जॉब में काम करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड के, उनको और भी ज़्यादा दिक्कत फेस करनी होती है। अब हम ये देखेंगे कि हम इन लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स, देखिए अभी तो हमने जो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड का जाना, उसमें हमने जाना कि अगर इस कैटेगरी में लोग काम करते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड में इन रूरल्स और अनऑर्गेनाइज्ड में इन अर्बन्स, तो इनको दिक्कत है। बट दिक्कत वहाँ पर आती है अगर यही लोग शेड्यूल कास्ट, ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स आर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल्स एंड बैकवर्ड क्लासेस एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। Beside low wages, job insecurity, they also face social discrimination, protection therefore necessary for social economic development। यानी कि पहले ही ये अपने काम की वजह से पीछे हैं। एंड क्योंकि ये मोस्टली जो यहाँ पर लोग काम करते हैं या तो वो जो पिछड़ी जो जाति होती है उसमें से होते हैं, जिसकी वजह से जो सोशली जो हमारे उसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उसकी वजह से भी उनको ये चीज़ें सहनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो सोशली भी, समाज में भी और इकोनॉमिकली इन टर्म्स ऑफ मनी भी अच्छा ग्रो कर सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक विच इज़ दी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन दी बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसमें हमने 2 पढ़े थे, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अब नाम से हमें समझ में आ रहा है पब्लिक सेक्टर का मतलब जो पब्लिक के लिए है, ठीक है, एंड प्राइवेट मतलब कि जो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बनाते हैं। तो एक बार हम इनका डिफरेंस देखते हैं। मोस्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, तो यानी कि पब्लिक सेक्टर में जो आपके एसेट्स होते हैं, जो संपत्ति होती है वो गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं। बट वहीं पर जो प्राइवेट में आपके पास एसेट्स होती हैं वो या तो इंडिविजुअल की होती हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की होती है। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज इन दी पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। बट प्राइवेट सेक्टर में जो आपकी सर्विसेज होती हैं वो ओनर ऑफ द फर्म, यानी कि उस फर्म का जो ओनर है वो प्रोवाइड करता है। तीसरा है, गवर्नमेंट रेजेस मनी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ थ्रू टैक्सेस, और गवर्नमेंट कैसे मनी को रेज करती है? टैक्सेस के थ्रू। बट वहीं पर जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं ना, कलेक्ट्स मनी फॉर द सर्विस दे प्रोवाइड, यानी कि बेसिकली जो हमारा थर्ड वाला है उसमें हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट को मनी चाहिए तो टैक्सेस से करता है, बट वहीं पर जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो कैसे मनी को जनरेट करता है? बाय प्रोवाइडिंग द सर्विसेज एंड गेटिंग द मनी और कलेक्टिंग द मनी फ्रॉम इट। ओके, देन द फोर्थ वन इज इन पब्लिक सेक्टर द मोटिव इज नॉट प्रॉफिट अर्निंग, यानी कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में बेसिकली क्या होता है कि जो आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उनका जो मोटिव होता है वो होता है कि वेलफेयर करना है, ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग का नहीं होता। बट वहीं पर अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उनका तो मोटिव ही यही होता है कि उनको इससे प्रॉफिट हो। पब्लिक सेक्टर की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारे पोस्ट ऑफिस, रेलवेज आते हैं, और प्राइवेट की बात करें तो टाटा स्टील, रिलायंस आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, की गवर्नमेंट का क्या रोल है हमारे को ये सर्विस प्रोवाइड करने में, ठीक है, कि क्यों हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है।
There are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost. अच्छा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट को हमेशा उनका जो मोटिव होता है वो तो अर्निंग का है. फॉर सपोज जैसे अभी कोविड आया था, तो कोविड की वैक्सीन अगर हम प्राइवेट को बोलते कि प्राइवेट सेक्टर की कोई बनाती, तो डेफिनेटली वो हमें सस्ते रेट में नहीं देती. करेक्ट. सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर. और कभी कभार तो जो हमारे फॉर एग्जाम्पल हमें अगर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर करना है पूरे कंट्री का, तो उसके लिए हमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी चाहिएगा, जो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं होगा. एंड इवन अगर प्राइवेट सेक्टर ने वो बना लिया, तो वहाँ से वो जो उसका टैक्स लेंगे दैट विल बी वे मोर हायर, जो कि कोई भी पुअर इंसान अफोर्ड नहीं कर पाएगा. इवन इफ प्राइवेट सेक्टर डू नॉट दीज थिंग्स, दे वुड चार्ज अ हाई रेट फॉर देयर यूज. थर्स गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक द सच हैवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट द फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पहले भी कि हमारी जो 5 उंगलियाँ जैसे वो इक्वल नहीं है, वैसे ही किसी भी कंट्री में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल रहते हैं, तो उनको हर एक का ध्यान रखना होता है. तो इसलिए गवर्नमेंट हैवी स्पेंडिंग करती है ताकि वो हर एक इंसान को फैसिलिटी दे सके. सो अब हम आगे बढ़ते हैं. द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ वेरियस एक्टिविटी अनलेस गवर्नमेंट इंकरेजेस इट. गवर्नमेंट हियर स्टेप इन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट्स व्हिच दीज इंडस्ट्री कैन अफोर्ड. गवर्नमेंट हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट. यानी कि अब हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि एक यूनिट आपकी 50 की है, ठीक है, और कोई एक एक्स स्टेट है जहाँ पर कि एक यूनिट 40 की दे रहे हैं, तो यानी कि वो जो 10 रुपये हैं वो कहाँ से जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट अपने आप से दे रही है, अपनी जेब से दे रही है. ठीक है. और इसी के साथ अगर हम एग्जांपल लें तो आपको पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जहाँ की फ़ीस होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन ना कि वहीं पर अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी होती है. तो वहाँ पर जो वो अपने टीचर्स को, फैकल्टीज़ को जो फ़ीस दे रहे हैं वो तो अच्छे से देते होंगे, करेक्ट, बट वहीं पर वो स्टूडेंट्स से जो फ़ीस है वो बहुत कम ले रहे हैं. तो यहाँ पर वो जो गैप होता है वो कौन पे करता है, वो गवर्नमेंट पे करती है. आई होप इट्स क्लियर टू यू. अब हम आगे बढ़ते हैं. डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. देखिए, अगर हमें हमारे देश को बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पैसे लगाने पड़ेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हम कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे, इन सब की बात करते हैं. आगे हम बढ़ते हैं. जो हमारा नेक्स्ट है, प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशन. एजुकेशन का मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ. हेल्थ केयर में अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको कोई इंजेक्शन लगाना है, अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो मे बी वो आपसे बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस लेंगे, ठीक है, बट वहीं पर अगर हम किसी गवर्नमेंट में जाएँ तो वो हमारा उस रेट से जो हमें प्राइवेट में मिल रहा था उसका हाफ लगाएं, करेक्ट. तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और एजुकेशन है उसमें भी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा रीज़नेबल हो जाता है. ओके. गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन टू द expect of human development, availability of safe drinking water, house facility for the poor and food and nutrition. It also the duty of the government to take care of the poorest and the most ignored region of the country through increased spending in such areas. यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए, हमने जब आपने अपनी प्रीवियस क्लास में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा होगा तो उसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी. डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल. यानी कि डेमोक्रेसी में अगर आप किसी को इलेक्ट करो, किसी गवर्नमेंट फॉर्म्ड होगी, उसका मेन काम क्या है कि वो आपको सर्व करेगी, करेक्ट. तो यानी कि अगर वो गवर्नमेंट आपको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ना कर पाए तो क्या फ़ायदा उस गवर्नमेंट का. तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों में जो आपकी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे अच्छा पानी मिलना, ठीक है, हाउस फैसिलिटीज़ होना. अब फॉर एग्जाम्पल जैसे पुलिस वाले हैं, ठीक है, अब हर कोई तो बॉडीगार्ड नहीं रख सकता है, करेक्ट. तो इसलिए हमारे को क्या प्रोवाइड कर रखा है, पुलिस, करेक्ट. एंड हम तो पुलिस को कभी वो नहीं करते, पे नहीं करते हैं. जो उनको प्रोवाइड किया जाता है वो तो कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, राइट. सो फ्रॉम ऑल दिस हमें ये समझ में आ गया है कि अगर हमें प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स की बात करें तो क्यों हमारे लिए पब्लिक सेक्टर ज़रूरी है, क्यों गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा हैवी स्पेंडिंग करती है. आई होप इट्स क्लियर टू यू. एंड यहाँ से हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है. एंड वी हैव क्लियर द चैप्टर नंबर 2. एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.